Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to Unacademy's YouTube channel. Let's crack UPSC CSE. So friends, as you all know, we are continuing with this 1000 MCQ series and this is part 29. We have discussed almost 310 questions till date. Now we'll be moving up with 311 question onwards, and in case if you have any doubt with the previous class, do let me know. By the end of this session, I'll try to resolve them. और अगर आप लोग पीडीएफ पूछते रहे तो पीडीएफ जैसा मैंने आपको बताया इसका शेयर हो चुका है इन द टेलीग्राम चैनल. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं. सो is it fine with everyone? Okay. ओके सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. केरला हैज फाइल्ड अ सूट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग टू डिक्लेयर द सीएए एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 131 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें केरला ने सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल किया है कि सीएए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो. अब आपको बताना है स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 131. So A says, the one says Article 131 confers exclusive jurisdiction on Supreme Court in the disputes involving states, center on one hand and one or more states on other hand. Number 2 says no other court can entertain such dispute under Article 131. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो जल्दी से याद करके बताओ कि which of the following is correct. 1 is correct, 2 is correct, both are correct, both are wrong. Which of the following is correct? So as you know about 131, it talks about the idea of original jurisdiction. ये बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जब जब सेंटर का डिस्प्यूट होगा किसी स्टेट के साथ, सेंटर का डिस्प्यूट होगा बहुत सारे स्टेट्स के साथ, सेंटर और एक स्टेट का डिस्प्यूट होगा अदर स्टेट्स के साथ, सेंटर और अदर स्टेट्स का डिस्प्यूट होगा अदर स्टेट के साथ. इन दैट सिनेरियो आर्टिकल 131 विल कम इनटू प्ले. क्योंकि सेंटर इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का लगता है. एज यू ऑल नो अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की ये हायरार्की से अलग करता है कि जैसे कि अगर आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू जाओगे तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में आप हायरार्किकल मैनर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन यहाँ पे सेंटर के पास पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट पे जाने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. सो दैट इज व्हाई 131 गिव्स एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर
टू बेसिकली गो टू सुप्रीम कोर्ट विज़ डिस्प्यूट विद द स्टेट्स, या स्टेट को भी देता है एक्सक्लूसिव पावर या एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी कोई भी ग्रीवांस लेके। और ये जब 131 में कोई अपील फाइल की जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन एंड नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन, so that makes 1 and 2 both are correct। नेक्स्ट आता है सी, नेक्स्ट आता है आप देखोगे विद रिगार्ड टू द कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया सेपी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन सेज सेपी इज एन इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इज एम्पावर्ड टू appropriate property in India owned by a citizen of enemy nations। Two says it comes under Ministry of External Affairs। Three says it was established under Enemy Property Act 1968 after Indo-Pakistan War of 1965। तो बेसिकली सेपी जो है वो कस्टडियन है एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की, फॉर इंडिया। तो जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है या जो भी एलियंस हैं जो एनिमी कंट्रीज से हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उसकी कस्टडियन जो सेपी के पास होगा। सेपी के बारे में बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए इज द करेक्ट आंसर। सेपी इज एन इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये बात ठीक है कि सेपी क्या है, वो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दैट इज एम्पावर्ड, लेकिन सेपी डज नॉट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम। दूसरी बात है ये सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं लाया गया था, इट वॉज बोथ फॉर पाक एंड चाइना, सो दैट मेक्स ए इज द राइट आंसर। तो सेंटर अनाउंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज एंड ग्रुप्स, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि देयर टू सेल प्रॉपर्टीज ऑफ पाकिस्तानी एंड चाइनीज नेशनल सीज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ सेपी वाज सेट अप इन 1939 with enemy for deal with enemy properties to confiscated during World War II। It works under Ministry of Home Affairs, but a legal status was given to the office by Enemy Property Act 1968। And basically it is the custodian is a quasi judicial authority। quasi judicial है यानी इसके पास एडजुडिकेशन की पावर भी है, एंड बेसिकली इट इज अ सिविल कोर्ट। तो आपको याद रखना होगा सेपी क्या है, एक सिविल कोर्ट है। इट इज अ सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 एक्ट। Next comes with regard to regulation of minority institutions, consider the following statements। 313 1 says Article 30 of the Constitution deals with the right of minorities to establish and administer educational institutions। 2 says an institution can be a minority institution only on the basis of religion। 3 says the National Commission for Minority Education Institutions Act defines minority education institution as a college or educational institutions established and administered by minority or minorities। Which of the following is correct? You need to mark the correct answer। So you can see B is the correct answer। वन एंड 3 आर्टिकल 30 सही है। आर्टिकल 30 क्या बताता है, डील्स विद राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है आर्टिकल 30 में, वो सिर्फ बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं है, दैट इज बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज। वो रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के आधार पे बात करता है। एंड बेसिकली जो नेशनल कमीशन है फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन वो ही डिफाइन करता है एमईआई। कौन होगा एमईआई? एक कॉलेज होगा, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा जो एस्टैब्लिश करेगा या एडमिनिस्टर करेगा माइनॉरिटी या ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज। सो दैट मेक्स बी इज द राइट आंसर। 314 recently the All India Judicial Service was in news। In this regard consider the following statements। आपको statements बताने हैं। One says Article 312 of the Constitution which provides for creation of All India Judicial Services also includes AIJS। 2 says the idea of creating an All India Judicial Service was first recommended by a Swan Singh committee। 3 says it aims at creating a centralized cadre of district judges। Out of this 1, 2 and 3 which of the following is incorrect? तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, आपको बताना है which of the following is incorrect statement। तो अगर आपने आर्टिकल 312 पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में
हमने अमेंडमेंट किया था एक बार और हमने ये डाला था कि AIGS भी इंक्लूड करी जा सकती है. Next is the idea of creating All India Judicial Service was first recommended by Swan Singh Committee. ये first time Swan Singh Committee ने recommend नहीं किया था. And then it aims at creating a centralized cadre of district judges. ये बात ठीक है, जो current mode of judges appointment है, जो current mode of judges selection है, जो lower level पे, that is usually at state level or it is done by the state themselves या state judicial services में आता है. बेसिकली AIGS क्या करेगा, एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगा जैसा कि UPSC के केस में है. सो दैट मेक्स 2 इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. सो D इज राइट आंसर. सो एक रिपोर्ट आई थी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी. इट टॉक्ड अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. Number 2, the idea of creating All India Judicial Service was first introduced by 14th Report of Law Commission of 1958. तीसरी बात है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी रिकमेंड किया था 1976 में, और उन्हीं के रिकमेंडेशन में जब हमने 42nd अमेंडमेंट किया था तो 312 में अमेंडमेंट करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कर लिया गया था. नेक्स्ट इज करंटली जो है वो हम, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट जज और सबऑर्डिनेट जजेस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है. Next is government sets up division on new and emerging strategic technologies. NEST. Consider the following statement with regard to NEST. One says it will act as nodal division for issues pertaining to new and emerging technologies. 2 says NEST will also be involved in negotiations to safeguard Indian interest at multilateral fora like United Nations or G20. 3 says it will work under Ministry of Science and Technology. Which of the following is करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? आप देखोगे जो नेस्ट लाया गया था, नेस्ट इज बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स. तो ठीक है, उस हिसाब से थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है. जब थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस. नेस्ट विल बी involved in negotiations to safeguard the interest of multilateral fora like UN and G20, and another says it will act as nodal division for issues pertaining to new and emerging technologies. So that makes B is the right answer. ये एकदम ठीक है कि नेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेके आया था. बेसिकली इंडिया के जो भी सिक्योरिटी implications हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दिस इज बेसिकली helping to assess foreign policy and international legal implications of emerging technology based resources. नेस्ट का काम क्या रहेगा? नेस्ट will also be involved in negotiation to safeguard Indian interest at multilateral fora like the UN, G20, and basically it will also use to assess technologies which are basically giving any kind of security threat to the country. Next come 316. 15th Finance Commission submits its report for 2020-2021 to President recently. Consider the following statement with regard to Finance Commission. 15th Finance Commission की रिपोर्ट है, सबमिट हुई है इट्स रिपोर्ट फॉर 2020-2021. अब आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन. वन सेज Article 280 of the Constitution provides the Finance Commission and State Finance Commission as quasi-judicial bodies. ये बात 280 में लिखी है कि फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन quasi-judicial bodies रहेंगी. 2 FCs constituted by President of India. 3 recommendations are made by FC. They are only advisory nature and not binding on government. So which of the following is correct? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ा है, अगर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 280 में तो लिखी ही नहीं गई थी. जब पंचायत का चैप्टर डाला गया था वहाँ पे 243K में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन को लिखा गया था. ठीक है, तो 280 में स्टेट फाइनेंस कमीशन का मेंशन कहीं भी नहीं है. दूसरी बात यहाँ से भी क्लियर हो जाती है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है. सो 1 इज completely wrong. Constituted by President of India सही है. It has only advisory nature and it is not binding on government. I think there is a lot of problem with the video. It is buffering a lot. So 2 and 3 ये दोनों ठीक है. So that makes D is the right answer.
Is it still buffering? Is it fine now? डी सही आंसर है, डी ही है इसका आंसर. Next is 317 with regard to North East Natural Gas Pipeline Grid. Consider the following statement. ये लास्ट मंथ न्यूज में था, जनवरी में. आपको बताना है with regard to the North East Natural Gas Pipeline Grid. Consider the following statements. One says the gas pipeline grid will connect all the 8 states of northeastern region. पहली चीज. दूसरा है it is a part of hydrocarbon vision for 2030 for northeast. Select the correct statement. With the codes given below. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं, कल कंटिन्यू कर लेंगे. पहले टेक्निकल एरर में देख लेता हूं, जल्दी से 317 को डिस्कस कर लेते हैं. एक बार वीडियो प्रोसेस हो जाएगी तो आप लोग इसको फिर से वापस आके देख सकते हो. सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 317 में. थ्री वन सेवन में बोथ आर करेक्ट. एक चीज देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड, ये लास्ट मंथ की न्यूज है. नॉर्थ ईस्ट, अब जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने अप्रूवल दिया था नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट ऑफ इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड. एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने वीजीएफ जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग 60% फंड दिया था. इंद्रधनुष गैस ग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो एक जॉइंट वेंचर है. 5 जो आपकी सेंट्रल कंपनीज हैं, आईओसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड एनआरएल, इन पांचों के कॉन्ग्लोमरेट से एक वेंचर बना है, दैट इज योर इंद्रधनुष गैस ग्रिड. अब इंद्रधनुष गैस ग्रिड का क्या काम है? इसका काम है अक्रॉस द नेशन एक ग्रिड एस्टैब्लिश करना एंड पूरे के पूरे कंट्री को कनेक्ट करना थ्रू पाइप्ड नेचुरल गैस. तो यही चीज़ है कि टोटल लेंथ जो है पाइपलाइन की, जो गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाया जा रहा है वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है. दैट इज फ्रॉम अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. एंड बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. बेसिकली इसका काम है कि इट इज गोइंग टू लेवरेज द हाइड्रोकार्बन सेक्टर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो ये आपको अब याद हो जाना चाहिए, लास्ट मंथ की न्यूज है नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड. सी इज द राइट आंसर. देन 318 पे आते हैं. रिसेंटली quadripartite agreement was signed to put an end to the 23-old Bru-Riang refugee crisis. The Bru tribes belong to which of the following states? कौन कौन सी स्टेट्स में ब्रू ट्राइब्स मिलते हैं? लास्ट मंथ की न्यूज़ है, लास्ट मंथ ही ब्रू ट्राइब न्यूज़ में था. कौन कौन सी स्टेट में ब्रू ट्राइब मिलता है? मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा.
So as you can see, Nagaland में ब्रू ट्राइब नहीं है. You can mark 2 out of this. So that makes B is the right answer. So 23-year-old dispute चल रहा था ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस का. अब क्या हुआ, सेंटर along with state governments of Tripura, मिजोरम, what they did, they signed an agreement for the permanent settlement. और उसमें आप देखोगे त्रिपुरा इन्वॉल्व था, for the permanent settlement of ब्रू refugees, sorry, for the permanent settlement of ब्रू रिफ्यूजीज. अब ब्रू जो है वो कहाँ कहाँ पे सेटल्ड हैं. ब्रू जो अल्टीमेट जो एक कम्युनिटी है वो जिनको आप रियांग्स भी कहते हैं, ये मिजोरम में आपको मिलेंगे, त्रिपुरा में मिलेंगे एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न असम भी मिलेंगे. एंड त्रिपुरा में दे आर कैटेगराइज्ड एज पीवीटीजी ट्राइब्स, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में ब्रू ट्राइब आता है. सो ये चीज़ लास्ट मंथ की न्यूज़ थी, अब आपको याद हो जानी चाहिए अबाउट द ब्रू ट्राइब. So there is some technical issue. इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे. I guess all of you are facing some issues. कंटिन्यू करें. ओके, अब एरर नहीं है आई गेस. आई गेस वीडियो इज़ वेरी मच लैगिंग. हमने 318 क्वेश्चन तक आज कर लिया है. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन. आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, फिर ठीक से रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो आज ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड कल इसको कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो को कल आगे क्वेश्चंस लेंगे. एंड जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में बताता हूँ कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन करना है. 2 इयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है इस समय, दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है वो सब्सक्रिप्शन. सो यू हैव टू यूज़ द KS लाइव कोड. आपको KS लाइव कोड को यूज़ करना है एंड इससे आप सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.